नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुधवार को यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ। सरकार के वित्तीय प्रबंधन की अपनी जरूरतें हैं, जनहित से जुड़ी योजनाओं का खर्चा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिसका लेखाजोखा प्रस्तुत किया, विपक्ष ने जन समस्याओं से जुड़ी अपनी दलीलें रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतर प्रबंधन का दावा भी किया। सदन के अंदर जोरदार बहस देखने को मिली। सड़क से लेकर बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा भी गूंजा। डेंगू को लेकर विपक्ष ने सरकारी अस्पतालों के बुरे हालातों पर सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जनता को मिले लाभ के आंकड़े गिनाए। विधानसभा में हुई चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर करेंगे चर्चा, जानेंगे किसके दावे हैं मजबूत और किन मुद्दों पर हो रही है राजनीति। लेकिन उससे पहले एक झलक यूपी विधानसभा में हुई आज की बहस पर। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक तो बजट खर्च नहीं हो रहा है। अगर बजट खर्च नहीं कर पा रही सरकार तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए, एक विषय अलग है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। चाहे वो आपके जिला अस्पताल हो, पीएचसी, सीएचसी हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये सरकार जानबूझ करके सरकारी व्यवस्थाओं को इसलिए खत्म कर रही है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में इलाज कराएं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कई जगह से ये सूचनाएं आई हैं कि सरकार सीधे सीधे मदद करना चाहती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। और सच्चाई ये भी है कि जो सरकार दावा ये कर रही थी कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सुनने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस को भी प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी है। जो सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को प्राइवेट में बेच रही हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट में बेच रहे हो, जिला अस्पतालों में दवाई से लेकर के इलाज न मिल पा रहा हो, और लखनऊ जैसी जगह पर जहां पर इन्हीं के पार्टी का पूर्व सांसद अपने बेटे को लेकर के आया था, पीजीआई जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में उसको इलाज नहीं मिला और बेटे की जान चली गई। ये केवल एक उदाहरण नहीं है, हर अस्पताल में इनकी सरकार में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मरीजों को ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है। ये योगी जी जो भी बजट पेश करते हैं या जो भी काम करते हैं वो ऐतिहासिक होता है, क्योंकि उनका हर काम जनता तक नहीं पहुंचता है।
आप देखिए, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे नगर विकास हो, नगर विकास का भी हाल बहुत बुरा है। पीडब्ल्यूडी का बहुत हाल बुरा है, सड़कों में गड्ढे हैं। स्वास्थ्य का ये है कि अस्पतालों में अगर डेंगू का मरीज चला जाता है, फॉगिंग नहीं हो रही है। नगर विकास का यह हाल है, फॉगिंग नहीं हो पाती है नगर निगम में। और अगर डेंगू का मरीज है तो ना उसकी कोई संख्या गिनी जा रही है, ना बताई जा रही है। आदमी मर रहा है, मगर इनका सारा काम ऐतिहासिक है। राजधानी में आप देख लीजिए, राजधानी में जाके दूसरे प्रदेशों में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेप बलात्कार की घटनाएं होती हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मेट्रो का दूसरा चरण चालू नहीं हो पाया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे इतनी दुर्व्यवस्था है। 100 मेट्रो सिटी की बात हुई थी और उत्तर प्रदेश के हिस्से में 20 मेट्रो सिटी आए थे, लेकिन राजधानी लखनऊ का ही बुरा हाल है। मेट्रो सिटी अभी तक राजधानी लखनऊ नहीं बन पाई, जो यहाँ जन सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई हैं। उसके बावजूद भी इन्वेस्टर समिट हुई। इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ का बताया कि इन्वेस्टमेंट आ गया है, तो न रोजगार का पता है, न महंगाई पे कोई बात करनी है, और न ही नगर विकास पे, न सड़कों के गड्ढे पे, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बात करनी है। उसके बावजूद भी ऐतिहासिक है, तो ये ऐतिहासिकता जो है वो योगी जी की मुबारक हो। जनता को तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। योगी जी की सरकार पिछले 6 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली और विकास के लिए काम कर रही है। जो 28,000 करोड़ का बजट पेश हुआ, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, वो उत्तर प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं और जो समृद्धि खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की समृद्धि खुशहाली के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको और गति प्रदान करेगा। विपक्ष की हताशा निराशा का कारण केवल उत्तर प्रदेश का विकास और समृद्धि और खुशहाली है, जिसको देकर के विपक्ष से पूरी तरह हताश और परेशान है, इसीलिए अनर्गल आरोप लगाता है। चलिए, अनुपूरक बजट पर आज यूपी विधानसभा में जबरदस्त चर्चा हुई है। इसी को लेकर आज बात करेंगे बिंदुवार। हमारे मेहमान आज जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। गौरव मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजीत यादव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सुमन शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, सर आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गौरव जी आप ही के पास आना चाहूंगा। अनुपूरक बजट पेश हुआ है, बड़ा बजट तो इस बार का पेश हो ही चुका है जो मेन बजट था। इस अनुपूरक बजट को लेकर भी आपकी सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन दावों को लेकर सवाल भी उठा रही है। सबसे पहले उस पर आऊंगा, लेकिन इस बजट को लेकर मोटा मोटी बीजेपी का क्या लक्ष्य है? गौरव जी अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी ऑडियो नहीं आ रही आवाज। देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट 2023-24 का प्रस्तुत किया गया था सरकार के द्वारा। और जिस तरीके से अनुपूरक बजट की जो आवश्यकता होती है, खर्चों की जब भरपाई नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि विकास का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो खर्चे की आवश्यकता है उसके लिए अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 28,000 करोड़ का लगभग ये अनुपूरक बजट जो आया है, इसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो नए विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, और भी कई छोटे छोटे मदों में इसके खर्च आवंटित किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विकास की गति जिस तरीके से चल रही थी उसको और बढ़ाने में यह अनुपूरक बजट मदद करेगा, और इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज जिस अभी आप दिखा रहे थे कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी की दर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 में थी वो 14.28% की थी, जो 4.2 पर आज की डेट में है। वहीं जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो एश्योरेंस मिला था उत्तर प्रदेश को, नहीं उस पे भी आएंगे, लेकिन आज पहले अनुपूरक बजट पे गौरव जी इस पे जवाब चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि आप इतना बड़ा बजट, अनुपूरक बजट तो लेके आए, लेकिन जो पहले का लक्ष्य प्रस्तावित था वो लक्ष्य तो राज्य सरकार हासिल नहीं कर पाई। 34.76% है जो आपने लक्ष्य हासिल किया है 6 महीने बाद। आपके जो मेन बजट है 6.90 लाख करोड़ का, उस पर क्या कहेंगे अखिलेश यादव जी? देखिए, 2017 से 2,60,000 या 3 लाख करोड़ के बजट को जब 7 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है, तो बिना विकास के तो ये संभव नहीं है, बिना खर्च के तो ये संभव नहीं हो सकता। सरकार जमीन पर खर्च कर रही है, 13 एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश में लगभग देश का 37.7% एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यहां तक कि इनलैंड वाटरवेज भी अब उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब्स बन रहे हैं। तो वो खर्च तो जमीन पर हो रहा है और कितने बड़े पैमाने पर डीबीटी के माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, सीधे उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, चाहे किसान के पैसे हो या किसी भी योजना के अंतर्गत जो पैसे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश डीबीटी में ट्रांसफर करने वाला देश का प्रथम राज्य है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में देश में अग्रणी राज्यों क्यों नहीं होगा सर? आप 25 करोड़ की आबादी है, आप 25 करोड़ की आबादी है, देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय अनुदान जो है आपके राज्य को मिलता है, तो जाहिर सी बात है आप सबसे आगे ही होंगे आबादी के हिसाब से। नहीं 2017 में हम कहां थे आप बताइए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कहां थे? जीडीपी रेशियो में कहां थे? हम देश में जीडीपी में कितना योगदान कर पाते थे? आज 8% से ज्यादा, लगभग 10% के आसपास हमारा योगदान हो गया है। 2027-28 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश चल रहा है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो, यहां तक कि विदेशी निवेश हो, उसकी पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। तो ये बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की ताकत ही है और अनुकूल वातावरण है, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया है। और इसीलिए अंतरिम बजट की आवश्यकता पड़ती है और अंतरिम बजट की आवश्यकता जो पड़ी है उसको भी जब जमीन पे उतारा जाएगा तो ये विकास को ही बढ़ावा देगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजीत यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अजीत जी, दावे तो तमाम हो रहे हैं अनुपूरक बजट को लेकर, इसे कुछ लोग इसे ऐतिहासिक बजट भी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इस पर क्या कहना है, इन आंकड़ों को लेकर भी और जो योजनाओं के नाम पर ये जो अनुपूरक बजट प्रस्तावित हुआ है इसको लेकर? देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये इन लोगों की जो भाषा होती है, इस शब्दों के माहिर कह रहे थे कि हम ऐतिहासिक बजट लेकर के आए, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हम समग्र और समेकित बजट लेकर के आए, आम जनमानस के लिए बजट लेकर के आए। अदम गोंडवी जी की एक कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो इसमें माहिर हैं आंकड़ा पेश करने में, लेकिन धरातल पर इनके एक भी योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। कहने को तो ये बहुत कुछ कहते हैं, 28,760.67 करोड़ का इनका बजट आया है और इस बजट में आप देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो बजट दिया है वो आज के हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है और ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बजट है। आपने ही कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो सबसे ज्यादा केंद्र से इनको अगर अनुदान मिलता है तो जो अनुदान मिलता है उस अनुदान को ये सही ढंग से खर्च भी तो नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान यहाँ पे बेरोजगार पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में लगभग 5 लाख से ज्यादा जो है भर्तियां रुकी पड़ी हुई है, नहीं कर रहे हैं। ये अभी आयोग को, जो प्राथमिक शिक्षा आयोग था, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड था, उच्च शिक्षा आयोग था, उसको आज तक 6 साल में इन्होंने, इनके पास इतना बजट नहीं था, 6 साल बीत गए इनके और एक आयोग बनाने की इनकी पहल चल रही है। आज तक उस आयोग का गठन नहीं हो पाया कि उस आयोग से तीनों भर्तियां करेंगे, प्राथमिक स्तर की और माध्यमिक स्तर की और उच्च शिक्षा की। उसके लिए इनके पास कोई बजट में प्रावधान नहीं है। आप जान लीजिए, बेरोजगारी की यही स्थिति है आज कि प्रतिदिन 3 से 4 बच्चे प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। गौरव जी जो कह रहे हैं कि आप अपना भी इतिहास फिर देखिए कि आपके समय में क्या स्थिति थी, क्या आप मानते हैं कि मौजूदा स्थिति से काफी बेहतर स्थिति में थी तब आपकी सरकार? हमारे समय में इनका झूठ ये बता दें, आज तक इन्होंने एक मेट्रो कहीं नहीं बनवा पाया है, मेट्रो नहीं चलवा पाया है किसी शहर में। हमने इसी लखनऊ में मेट्रो बना के चलवाया, यहीं पर सबसे बड़ा स्टेडियम दिया, 6 साल हो गए एक भी स्टेडियम। अजीत जी, मेट्रो को छोड़िए ना, लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया 66% है उत्तर प्रदेश। किसानों के लिए जो इन्होंने बजट किया, झूठ बोल रहे थे कि किसानों का कोई गन्ना मूल का बकाया जो है नहीं है।
लेकिन गन्ना मूल्य का बकाया आज इन्होंने बोला कि हम जो है 400 करोड़ जो है किसानों का बकाया गन्ना मूल्य को उसको देंगे। आप बताइए किसानों के उपकरण जो कृषि काम करने के उपकरण होते हैं उस पे 18% जीएसटी है, उस पे कोई सब्सिडी नहीं देते हैं। आप बताइए कि सब्सिडी जो सब्सिडी आती थी गैस सिलेंडर पे, वो सब्सिडी आज कहां चली गई? किसी को सब्सिडी मिल रहा गरीबों को, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हो चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो, किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही है। केवल ये लोग झूठे, हमने कहा ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो ये केवल दावा करते हैं, कहीं धरातल पर इनकी चीजें दिखती नहीं है। आज जान लीजिए आम जनमानस के लिए आप घर में जाइए किस तरीके से महंगाई है। ठीक है, उस पे भी आएंगे। कुंवर सिंह जी, बजट नहीं है तो कांग्रेस आलोचना कर रही है कि जो भी होता है उत्तर प्रदेश में वो ऐतिहासिक होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर देखें, भले ही आप ये कह लें कि चलिए ठीक है केंद्र से आपको सबसे ज़्यादा अनुदान मिलता है, तो इसका भी एक रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से बस पैसा बहाया जा रहा है और यहाँ पर बस उस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, उसका भी लेखा जोखा देना पड़ता है। अगर केंद्र वो पैसा दे रही है तो राज्य की जनहित से जुड़ी हुई ज़रूरतें भी हैं, उनको पूरा करने की कोशिश हो रही है, नहीं तो केंद्र से पैसा नहीं आता है। तो जाहिर तौर पर कुछ तो सही हो रहा है शायद उत्तर प्रदेश में, आपको नहीं लगता? देखिए, आप कई टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, योगी जी को सुना होगा, योगी जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीमार है, बुंदेलखंड में ये समस्या है, लखनऊ से लेके फिरोजाबाद तक ये बीमारी है, कहीं डेंगू है, कहीं चिकुनगुनिया है। वास्तव में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अस्पताल बीमार है तो आम आदमी का हाल क्या होगा? आपको लग रहा है पहले से भी खराब स्थिति है? देखिए, खराब नहीं है, ऐतिहासिक खराब स्थिति है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि ये ऐतिहासिक बजट है। ये जो बजट था उसको पूरा नहीं कर पाए तो उसको खर्च करने के बाद बोलते हैं भाई इसका प्रदेश का विकास नहीं हुआ, अब हमको अनुपूरक बजट की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? आपने किसानों का ऋण माफ करने की बात कही थी, सरकार बना ली झूठ बोलकर। आप कुंवर सिंह जी, अगर आप एग्जैक्टली स्वास्थ्य वाले मामले पे सवाल उठा रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप जनता को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें कि जमीनी हकीकत क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के लिए, जिसके चलते आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो खुल रहे हैं, काफी सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान पहले से हैं, तो क्या ऐसी समस्या है? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, तो उसके बारे में आप सीधे सीधे बताइए कि क्या लगता है कहाँ पे जो जटिल समस्या है, जड़ है, जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे? अभिषेक जी, बिल्कुल साफ स्थिति है। आप अपनी छाती पर हाथ रख के देखें, यदि आपका बेटा बीमार होता है या मेरा बेटा बीमार होता है, हमारे घर परिवार के अगर बच्चे बीमार होते हैं, तो हम भूल कर भी अपने बच्चों को जिला अस्पताल में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति क्या है। आम आदमी जिला अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाता है, इन्होंने जिला अस्पताल लूट के केंद्र बना दिए, सरकारी अस्पतालों को लूट का अड्डा बना दिया है। वहां बच्चों को भर्ती कराया जाता है, वहां मरीजों को ले जाया जाता है और वहां वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाने का काम करते हैं। वो ले जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक के साथ उनका कमीशन सेट होता है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। वास्तव में जो सरकार है, ये जो बजट है, ये आम आदमी के हित में काम नहीं किया। गरीब को और गरीब बनाने के बाद, अमीर को और अमीर बनाने के बाद, अडानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों को धनपति बनाने के बाद यह सरकार कह रही है कि भाई अभी तो हमको और बजट की जरूरत है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में गड्ढे भरे नहीं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा की बदहाल स्थिति है। बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी जमात उत्तर प्रदेश में खड़ी हो गई है, पूरे देश में खड़ी हो गई है। और इस उत्तर प्रदेश में 29वां सबसे बड़ा राज्य है जिसमें बेरोजगारी की स्थिति सबसे खराब है। इस पॉइंट पर आएंगे। 30वें नंबर पर यह स्थिति है अभिषेक जी, 30वें नंबर पर यह देश, पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश में शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? लगातार विनाश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस पर आ जाएंगे। सुमन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुपूरक बजट आज पेश हुआ। एक तरफ सरकार कह रही है कि एक बड़ा बदलाव हम आने वाले समय में देखेंगे, जो जनहित से जुड़ी योजना है उसको लेकर दलील दी जा रही है कि राज्य सरकार जो है आने वाले समय में खर्च करेगी। इस अनुपूरक बजट को आप किस तरह से देखते हैं? आज जो सदन के अंदर हमने बहस देखी, चाहे वो सड़क के चौड़ीकरण का मामला हो, शिक्षकों के रोजगार का मामला हो, जो उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है उसको लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ये जो लड़ाई छिड़ गई है सदन के अंदर भी हमने देखा, प्राइवेट बनाम सरकारी अस्पताल, तो इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय?
देखिए, जो अभी आज अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया है, अभी तो वो आज पेश हुआ है जी। उसको धरातल पर आने में कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, कुछ महीना लगेगा। और रहा सवाल कि विकास की बात अगर जो लिया जाए, तो जितनी पार्टियां के इसमें प्रवक्ता हैं सबकी सरकार रही है, और योगी जी का विकास जो चल रहा है वो विकास सबको दिख नहीं रहा है। पहला जो शिक्षा का देख रहे हैं, शिक्षा में जो सही है गलत है उसको किनारे करिए, जो भर्तियां हो रही हैं उसको सब लोग हृदय से महसूस कर रहे हैं, भले ही न कहें। जो भर्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी हो रही हैं। जो बच्चे यहाँ से नियुक्ति पत्र 22,000 पिछड़ी जाति के जो पद खा गए, 59,000 शिक्षक भर्ती में आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। अब देखिए कौन सी पारदर्शिता है? अरे नहीं, कौन सी पारदर्शिता है? आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए? कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? अरे आप कोई बोल लीजिए, उसके बाद हम बोले, पहले बोल लीजिए। जब सरकार खुद मानती है कि हमसे गलती हुई, हमसे शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, और आप यहाँ पे सरकार का पक्ष ले रहे हैं, सरकार के वकील बन रहे हैं आप। अरे एक मिनट कुंवर जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात तो पूरी होने नहीं दे रहे हैं। कहां से फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता तो आप लोग बैठे हैं। अभी हमारी बात नहीं होने, पूरी नहीं होने दे रहे, तुरंत बात काटते रहे हैं। बात कहां सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार कर दिए? भ्रष्टाचार कहां कर दिए? हम 62,000 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़ी जाति के पद घोटाले के खाए गए कि नहीं? आप ये बताइए, ये सही है या गलत है? इसको अलग सुनिए, आप जाति जाति को लेकर के घूम रहे हैं, ये बताइए। जाति क्यों नहीं होगी भाई? अगली क्यों नहीं जाति होगी? अरे सुन लीजिए, तो कह दीजिए ना सरकार से ये बंद कर दे भाई, जाति का सिस्टम ही खत्म कर दे सरकार से, कहिए। ये बताइए, अगली जाति गरीब तो नहीं है। लोकतंत्र में अरे अभी जाति में बताइए जो मोटा मोटी, एक मिनट कुंवर सिंह जी, एक मिनट रुक जाइए। आपको आपत्ति है इसमें? जाति को अधिकार नहीं, देखिए आप शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आरक्षण को तो खत्म होना चाहिए। अरे दादा, आरक्षण का मुद्दा नहीं है आज। होना चाहिए। सुमन जी, मोटा सवाल यह है, आप टीवी पे बैठ के बोलते हैं आरक्षण को खत्म होना चाहिए, तो कराइए ना आरक्षण को खत्म। कुंवर सिंह जी आपको आरएसएस और बीजेपी के लोग और उनके एजेंट आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये बताए, अरे वो खत्म होगा आने वाले समय में, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट दलाल वो खत्म नहीं करा चलो ठीक है। गौरव जी आपके पास आऊंगा। मोटा मोटी सवाल यह है कि कैपिटल इन्फ्यूजन तो हो रहा है। आपको इतना गुस्सा में एक मिनट सुमन जी, गौरव जी, कैपिटल इन्फ्यूजन तो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है उसका स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है? क्योंकि कई जगह ये सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। आज हालांकि कई सारे दावे किए गए, ब्रजेश पाठक जी ने भी कहा कि सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, चाहे अभियानों को लेकर हो या फिर नए जो सेंटर्स खोले जा रहे हैं उनको लेकर हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिग हॉस्पिटल्स है। बड़े बड़े शहरों में बड़े अस्पताल खुल जाते हैं, दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि साधारण बीमारी के लिए भी उन्हें इतनी दूर तक आना पड़ता है, तो वहां पर उनको आसानी से सुलभता हो इलाज की। इसको लेकर क्या कर रही है सरकार? सरकार को अपना दम भर कर रही है। अगर जो कुछ खामियां, सुमन जी आपसे नहीं, गौरव जी से सवाल था। गौरव जी देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसा आपने कहा उत्तर प्रदेश सरकार में सर्वाधिक हुआ है भाजपा के इस रिजिम में पिछले 6 वर्ष में अगर देखा जाए, और जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो देश के जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है, और देश में नंबर 1 है। लगभग 16% के आसपास है, जो टारगेटेड है 19% के आसपास। रही आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से आप देखिए, लगभग 2.60 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिला है, लगभग 5.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं। इसके अलावे स्टार्टअप्स के सेंटर्स देख लीजिए, इंक्यूबेशन सेंटर देख लीजिए, 50 से अधिक इंक्यूबेटर सेंटर्स खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो चल रहे हैं। 100 से ज्यादा स्टार्टअप सेंटर्स खोले गए हैं, वो चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज कई क्षेत्रों में नंबर ऑफ लिस्ट है जिसमें देश में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है, जो बीमारू ठीक है, समय बहुत सीमित है। अजीत यादव जी, जो कभी बजट जो है सफाई तक सीमित रहा करता था, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता या जिस पार्टी के भी प्रवक्ता है वो जिस तरीके से बयान कर रहे हैं स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के। अरे बीमार है आपका प्रदेश,
बीमार कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कैंसर ग्रस्त कर दिया है। और इस ठीक है, समय सीमित है। अजीत यादव जी, आपका जवाब। मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से आपके जो नेता हैं, आपके नेता उनका मानसिक इलाज कराइए और आप ठीक है, अपना ठीक भी है। इलाज कराइए। मैं चलिए, अब उसकी समय इजाजत दे दूंगा। देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट पर जोरदार बहस शुरू हुई है और अभी भी सत्र के 2 दिन बचे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है इस अनुपूरक बजट से आने वाले समय में और कितना लाभ जनता तक पहुंच पाता है, क्योंकि बजट को लेकर कई बड़े बड़े दावे निश्चित रूप से किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी है जो विपक्ष उजागर कर रही है, जिन पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।